गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो चलिए इसे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि अगर सपोज कीजिए जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, हमने पढ़ा हुआ है, एक मिनट इसे सेट कर लेते पेन को। अगर कि ये मास है m1, ये दूसरा मास है m2, इसके बीच का डिस्टेंस है r। तो बताइए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है जो f होगा वो होगा g पहले वाले मास का मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले मास से अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि क्वेश्चन में कुछ चेंज किया गया, और क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट चेंज। फोर्स में क्या चेंज हो जाएगा, कब, जब देखिए इन्होंने कंडीशन में कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है, when the distance between them is reduced to half। अब यहां पे जो डिस्टेंस है वो पहले वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। मास में कोई चेंज किया गया नहीं, मास में तो कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो सपोज करो जो नया फोर्स आ रहा है उसे मैंने एफ डैश लिख दिया, उसे क्या लिख दिया यहाँ पे, एफ डैश। चलिए अब करते हैं इसे। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था। तो ये जो एफ डैश हम निकालने वाले हैं उसका फॉर्मूला था जी, फर्स्ट वाला मास m1, सेकेंड वाला मास m2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या था r/2। इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसे सॉल्व करना। तो ये बताइए जो नया फोर्स हम निकालने वाले हैं वो कितना हो जाएगा, g m1 m2 अपॉन ये कितना है, ये है r²/4। ये 4 कहाँ जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की कंडीशन लगाते हुए बताइए कितना हो गया, f डैश इक्वल टू 4 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा अब ये बताओ, ये जो इक्वेशन फर्स्ट था जो हमने पहले फोर्स निकाल रखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये है फर्स्ट टाइम जो फोर्स था उसके बराबर। तो हमने जो नया फोर्स निकाला है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा जो ओरिजिनल फोर्स है उसके कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारा नया फोर्स 4 टाइम्स है जो स्टार्टिंग में फोर्स था, इनिशियल टाइम पे जो फोर्स था उसके कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास। ग्रेविटेशन फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये बताओ ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, बिल्कुल ठीक है। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो तेजी से ऊपर से नीचे गिरे और लाइट वाला ऑब्जेक्ट है वो कम तेजी से नीचे गिरे। अच्छा अब एक बात बताओ, सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब सिंपल सा गिरने की बात हो रही है तो अर्थ के सरफेस पे ही लगेंगे हम, दूसरे प्लेनेट पे तो है नहीं, ठीक है। ये है एक हल्का मास m1, ये है एक हैवी मास m2। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनकी हाइट बराबर है, यहां से यहां तक की जो हाइट ली गई है वो दोनों के लिए क्या ली गई है, सेम। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि इन्हें अगर हम गिराते हैं, ऊपर से रिलीज करते हैं, तो ये दोनों एक साथ जाके गिरते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इसका मास ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से गिरे। तो पहला पॉइंट जो यहां पे समझना है, आप ये बताओ यहाँ पे जो g की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, ये इस वाले पे पहले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले पे कितना लगेगा, तो g तो कांस्टेंट है भाई, g कांस्टेंट है तो इस पे भी इतना ही लगेगा। अब एक बात बताइए, हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे उन इक्वेशन में कहीं भी मास आ रहा है क्या, कौन कौन से इक्वेशन पढ़े थे भाई, देखना एक बार।
एक तो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है, और कौन सा था, एक था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखना इनमें कहीं मास आ रहा है क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है उसका टाइम वगैरह अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूले लगते हैं, इनमें तो मास कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यहां पर a तो कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट, a कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m पे, a पे डिपेंड नहीं करेगा, a तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो सकता है इस वाले ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस वाले पे कम लग रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो दोनों का सेम है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ही नीचे आके गिरेंगे, ठीक है। आप कह सकते हो फोर्स अलग अलग लग सकता है, एक टाइम पर वो यहां पे आके टच करेंगे, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बड़ा ऑब्जेक्ट तेजी से गिरे और लाइटर जो ऑब्जेक्ट है वो कम तेजी से गिरे, तो इसका रीजन आप क्या याद रखोगे, बेशक से फोर्स ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे जो ऊपर से नीचे गिरने के लिए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो दोनों के लिए सेम है। इसे क्या हो गया, वो सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े हुए हैं इनमें कहीं भी हमें m को यूज नहीं करना होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फोर्स बेशक से ज्यादा लगता रहे लेकिन एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए एक ही टाइम पे ये नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है 1 kg का ऑब्जेक्ट, छोटा सा लिया है बस, कोई बात नहीं। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg। अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, अर्थ का मास कितना दिया हुआ है भाई, देखना कहाँ दिया हुआ है, केजी में 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24 kg इतना दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रेडियस कितना दिया है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अरे अर्थ के सरफेस पे रखा होने का मतलब क्या होता है, जहां पे हम खड़े होते हैं जमीन पर, जहां पे हम खड़े होते हैं वो अर्थ का सरफेस है, तो सेंटर से यहां तक की जो रेडियस डिस्टेंस होता है, जो अर्थ की रेडियस होती है वो कितनी दी गई है, 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। आप इसे ऐसे भी तो समझ सकते हो, देखो एक मास ये है तो मैंने m1 क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट का मास जो कि 1 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2, उसका मास इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस इनके बीच में r दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, आपसे ग्रेविटेशन फोर्स पूछा गया है, मतलब इन दोनों मास के बीच में फोर्स कितना लग रहा है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए ये बताओ न्यूटन्स लॉ क्या था, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फार्मूला था G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो बताना कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, नाम क्या है कैपिटल G का, कैपिटल G का नाम बताइए, कैपिटल G का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू बताना बेटा, 6.67 × 10 की पावर -11, ठीक है, ये इसकी यूनिट वैल्यू होती है। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट अभी यहां पे नहीं लगा रहे हम। मास कितना है, पहला वाला मास 1 kg, ऐसा ही सिस्टम में है, ठीक है। दूसरा सेकंड मास कितना है, 6 × 10 की पावर 24, ये भी केजी में है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बताना एक बार कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 6.4 × 10 की पावर 6, और यहां पे क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले 10 की पावर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बताओ 6.67, कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, 6 है यहाँ पर, 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंटू 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24। तो 10 की पावर 24 में से, क्योंकि बेस सेम है इसलिए ये माइनस हो गया, इसे लिखो भाई 6.4
इंटू 6.4 इंटू, ये बताओ 10 की पावर 6 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताना। 10 की पावर 6 को 2 बार लिखा तो ये हो गया 12, लिख सकते हैं। अरे 10 की पावर 6 को 2 बार लिखने का मतलब है उन्हें ऐड करेंगे तो 10 की पावर 12 हो गया। चलो अब इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो ये कितना हो गया 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना बचा 13, और ये बताओ ये 12 कहां से नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, अपॉन नीचे क्या है 6.4 इंटू 6.4, बोलो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद बताओ यहां पर अगला पॉइंट 10 की पावर को सॉल्व कर लो, बाकी का आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ये बताओ 10 कितना बचा 10 बचा बस, 10 की पावर 1 का मतलब 10, और ये कितना हो गया 6.4 इंटू 6.4। अब पॉइंट क्या बचा, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अब ये बताओ 6.67 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे 6 से, एक मिनट, 6.67 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे 6 से, और 0 भी है तो 60 से, कितना हो गया 400.2, इतना हो गया। अब 6.6 पहले बेटा मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, सीधा कैलकुलेट नहीं कर रहा। एक काम करो 6.4 को मल्टीप्लाई करो 6.4 से, तो बताओ कितना आया, ये आ गया 40.96, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा। अब एक काम करो 400.2 को इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आया 400.2 डिवाइड बाई 40.96, तो बताना कितना है, ये आ गया 9.770। हमें 2 डिजिट तक लेना है तो बस 2 डिजिट लेंगे हम। और ये बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो मैंने न्यूटन लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये जो आंसर है कई बुक्स में 2 डेसिमल से 1 प्लेस तक की वैल्यू में दिया हुआ है, तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, इस 7 को हटाना है यहां से, अगर मैं 7 को हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 9.8 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा 9.8 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी फिर ले लेंगे, तो अभी हटा देते हैं उसे। यहां पर देखो, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ए ग्रेविटेशन फोर्स। Does the earth attack the moon with a force that is greater or smaller or the same as that of the force with which the moon attacked the earth and why? चलिए बेटा इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये है अपनी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, ये छोटा सा हो गया मून, ठीक है। अर्थ का मास है m1, मून का मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज करो r। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक पॉइंट ध्यान से सुनना, F12 ये फोर्स है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, ये किसकी वजह से लग रहे हैं, मून की वजह से लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट F21 ये है फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आपको ध्यान से सुनना है, F12 की वैल्यू बताओ। F12 की वैल्यू हो गई G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी टाइप से F21 की वैल्यू बताओ, F21 F21 बताइए कितना हो गया, ये हो गया G m2 को पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपॉन r स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो फोर्स लग रहा है F12 और F21 ये दोनों इक्वल हैं, जिसे आप मैग्नीट्यूड को क्या कह सकते हो, सिंपल सा F कह सकते हो। तो कहने का मतलब फोर्स की वैल्यू दोनों पे सेम लग रही है।
अगर फोर्स की वैल्यू सेम लग रही है तो आप सिंपल सा कह सकते हो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सिंपल सा यहां पे देखो, पहले दोनों फोर्स दोनों पे एक दूसरे की वजह से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। अब इक्वल फोर्स लग रहा है तो अर्थ भी मून को अपनी तरफ खींचेगी उतने ही फोर्स से, मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा उतने ही फोर्स से, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है, जैसा अभी इससे अगला जो क्वेश्चन आएगा कि मून तो मूव कर जाता है लेकिन अर्थ मूव नहीं करती, ऐसा क्यों? अब एक काम करो, एक ट्रेन है, उसे रस्सी से बांध के आपको दे दिया गया रस्सी का दूसरा सिरा और आपको ट्रेन को खींचने के लिए कहा जाता है, तो आप ये बताओ ट्रेन आपकी तरफ मूव करेगी या आप ट्रेन की तरफ मूव करोगे? क्योंकि आपका मास कम है, फोर्स दोनों केस में सेम आएगा, तो मास कम है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा सेम फोर्स के लिए, ठीक है, कम वाला मूव नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे मून मूव कर सकते हैं इसकी तरफ, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, डज द अर्थ अटैक द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम, तो सेम आएगा भाई दोनों पे फोर्स, दैट ऑफ द फोर्स विद विच द मून अटैक द अर्थ, अर्थ जिस फोर्स से अर्थ को अटैक कर रहा है उतने ही फोर्स से अर्थ भी मून को अटैक करेगी, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, बोथ फोर्स आर इक्वल, आपको लिखना है दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इफ द मून अटैक द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून, हाँ जो क्वेश्चन का मैं अभी आंसर दे रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना बताया था आपने? m1 बताया था, ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या है, ये मून है, मून का मास क्या था? m2 था। एक बात बताइए, F12 का मतलब क्या लिखा था? फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, और F21 का मतलब क्या लिखा था? बेटा वो लिखने का तरीका है, आप किसी भी टाइप से लिख सकते हो, ठीक है, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, हम ऐसे कह सकते हैं, बोलो ठीक है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ये दोनों फोर्स इक्वल थे, दोनों फोर्स क्या थे? इक्वल थे, ठीक है। अब आ जाओ मेन पॉइंट पर, पॉइंट क्या कहते हैं, इफ द मून अटैक द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं मूव कर जाता? ठीक है, कर जाती। तो यहां पे पॉइंट देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, आपने एक रस्सी से ट्रेन को बांधा, ट्रेन अभी एक जगह पे खड़ी हुई है, रेस्ट में है, आपसे कहा जाता है ट्रेन को खींचो। जब हम रस्सी के अंदर फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स आप उसे खींचने में लगा रहे हो उतना ही फोर्स ट्रेन के ऊपर लग रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि आप ट्रेन की तरफ मूव करोगे या ट्रेन आपकी तरफ मूव करेगी? तो मूव हमेशा वही ऑब्जेक्ट करेगा जिसका मास कम है। तो कौन मूव करेगा? मून मूव करेगा किसकी डायरेक्शन में? अर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। अर्थ अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी, मतलब अपनी मून की तरफ नहीं मूव करेगी। तो यहां पर देखो, इफ द मून अटैक द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून, तो आप कह सकते हो अर्थ का मास ज्यादा है मून के कंपैरिजन में, इसलिए फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन मूवमेंट किस में होगी? मून में होगी, अर्थ में नहीं होगी। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले तो इसे समझो कि इसका मतलब क्या है। व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के अंदर क्या होगा इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। देखो ये 3 अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं, एक तरह से 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये बताइए, अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो बताना इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा। हमने पढ़ा हुआ है इनके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स कितना लगता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लगता है, पता है हमें,
ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 3। तो यहां पर सबसे पहले हम कर रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कंडीशन क्या दी गई है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। या तो इसके मास को डबल कर लो या इसके, किसी एक के मास को डबल करना है। देखो, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, क्या बोला हुआ है? वन, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है, दोनों का मत कर देना। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस वाले मास को डबल कर देता हूं तो मैंने कर दिया 2m1। ये कितना है? ये है m2। डिस्टेंस कितना है? जितना था, क्योंकि और तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया, जो पहले था वही रहेगा। अब बताना है कि इसमें जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना है। तो देखना, फार्मूला बताना भाई फोर्स का क्या होता है। फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है F' = G, पहले वाला मास जो कि 2m1 है, दूसरे वाला मास जो कि m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस ये r² है। चलो भाई सॉल्व करो। तो बताना F' कितना हो गया? F' हो गया 2G m1 m2 अपॉन r², ये इतना हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो इसकी वैल्यू है G m1 m2 अपॉन r², ये वैल्यू कितनी दे रखी है? ये तो F दे रखा है। तो ये बताओ नया फोर्स पहले वाले फोर्स की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको याद रखना है केस फर्स्ट में जो रिजल्ट है, नया फोर्स जो आएगा वो पहले वाला फोर्स था जब कुछ भी चेंज नहीं किया गया था उसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक है, अब आ जाओ कंडीशन नंबर सेकंड पर। केस सेकंड, केस सेकंड, अब केस सेकंड में भी 2 पार्ट दिए गए हैं। केस सेकंड में क्या दिया गया है? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट देखो, हमें यहाँ पे पेज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? ठीक है भाई, पेज ऐड करते हैं। पेज 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 कहाँ पे है? ये रहा, इंसर्ट पेज। ओके, नहीं ये पेज तो लाइन वाला आ गया, है ना? चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। कैसा करना है? वाइट? कैसा करना है बताओ? चलो वाइट ही कर लेते हैं। चलो ठीक है। ये अब देखो, हाँ यहाँ पर देखो क्या दिया गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अब 2 कंडीशन बन रही है, पहले केस में डबल किया गया और दूसरे केस में ट्रिपल किया गया। तो हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर दो इनके बीच के को। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ये बताओ मास क्या है? m1, दूसरे का मास क्या है? m2। डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। चलो भाई कैलकुलेट करना, नया फोर्स कितना हो जाएगा? नया फोर्स हो जाएगा F' = G, पहला मास m1, दूसरा मास m2, इनके बीच का डिस्टेंस 2r, और इसका तो होल स्क्वायर करना होता है हमें, तो कर दिया भाई होल स्क्वायर। बताना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा G m1 m2, बेटा इसका 2r का स्क्वायर करना क्या होता है? 2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 होता है, और r का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। हो गया भाई। अब हमें क्या करना है? इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1/4 G m1 m2 अपॉन r²। अब मुझे ये बताओ ये वैल्यू क्या है? ये पहले वाले फोर्स की वैल्यू है। देखो G m1 m2 अपॉन r² क्या है? फर्स्ट फोर्स की वैल्यू है। तो हमने निकाला इस केस में F' कितना आया था भाई? देखो, अरे आ जाओ वापस। हाँ, इस वाले में हमने क्या निकाला? इस वाले में हमने निकाला था ये रहा 1/4, और ये क्या हो गया? F। तो देखिए ये हो गया 1/4 इंटू F। तो ये बताइए नया फोर्स पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड का बी पार्ट में। ठीक है, केस सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट कर रहे हैं। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अब इनके बीच की डिस्टेंस को क्या किया गया है? ट्रिपल कर दिया गया, डिस्टेंस को ट्रिपल टाइम्स। चलो भाई करो इसे। अच्छा ये बताओ मास जितना था उतना ही रहेगा।
ठीक है, डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, ट्रिपल टाइम्स कर दिया गया है। तो नया जो फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। यहां पे आप कितना हुआ, नया फोर्स हो गया G m1 m2 अपॉन 3r का स्क्वायर। तो बताइए, सॉल्व करो, नया फोर्स कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताना भाई, एफ डैश इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, f। तो यहां पर नया फोर्स पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना हो गया, 1/9 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन बची, अब आ गया केस थर्ड बचा। देखो भाई, केस थर्ड क्या है, ये वाला। केस थर्ड में क्या दिया गया है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अब कंडीशन है दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दो। अब देखो केस थर्ड आ गया भाई, केस थर्ड। बेटा 3 क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन में 3 दे दिए गए हैं। ये बताओ दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया गया है। तो ये बताओ, पहले वाले ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया, और इनके बीच की डिस्टेंस को आर ही रहने दिया, जितना था उतना रहने दिया। कंडीशन में ऐसे ही दिया गया है। तो जो नया फोर्स बनेगा वो कैलकुलेट करना, जी पहले वाला मास 2m1, दूसरे वाला मास 2m2, इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। चलो बताओ कितना हो जाएगा। तो ये हो गया एफ डैश स्क्वायर टू 2 और 2 कितना होता है भाई, 4 होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या लिख सकते हो, ये जो फोर्स है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं नया फोर्स पहले वाले फोर्स के कंपैरिजन में कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, देख लो। यहाँ पे 3 पार्ट है और सेकेंड पार्ट में खुद 2 केस दिए गए हैं। कब, जब डबल किया गया और ट्रिपल किया गया। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल केस जो होता है वो ले लिया, मास m1 है, m2 है, r है, तो ये फार्मूला बनता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है वैसे वैसे हमें चेंज करना है। तो केस फर्स्ट में क्या किया गया है, केस फर्स्ट में पहले मास को डबल कर दिया। ठीक है, इसके बाद केस सेकंड के अंदर, सेकंड के पहले पार्ट में क्या किया गया है, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल किया गया है। फिर इसके दूसरे पार्ट में क्या किया गया है, दूसरे पार्ट में 3r किया गया है। और इसका जो थर्ड पार्ट आता है उसमें क्या किया गया है, दोनों मास को डबल किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ बेटा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है एक तरह से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं तो वो नीचे अर्थ की तरफ ही जाके गिरता है, अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है। तो ये बताओ, ये जो ग्रेविटी वगैरह आ रही है ये कहां से आ रही है, ये आ रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो एक तो यही एप्लीकेशन हो गई। तो पहला पॉइंट तो आ जाता है, ग्रेविटी किसकी वजह से है, ग्रेविटी की जो एप्लीकेशन है वो किसकी वजह से है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। अपना जो सोलर सिस्टम है एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, सोलर सिस्टम किस टाइप से बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि उनमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बताइए, जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अक्रॉस या किसी भी प्लेनेट के अक्रॉस, वो किस वजह से रिवॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी इस रूल की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बताओ, सी के अंदर जो टाइड्स आते हैं, पानी का जो लेवल है ऊपर या नीचे हो जाता है, वो किस वजह से हो पाता है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो पाता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन और भी है, लेकिन नॉर्मली हम इन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में इतना ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये लीजिए, पहले तो पॉइंट बता दो फ्री फॉल क्या होता है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कराएंगे। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है आप
एरोप्लेन में बैठ के ऊपर जाओ, पैराशूट बांधो और वहां से जंप कर दो। पैराशूट को ओपन मत करना, जब तक पैराशूट ओपन नहीं होगा तो आप फ्री फॉल की कंडीशन में नीचे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, पैराशूट ओपन करते ही फ्री फॉल की कंडीशन नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? फ्री फॉल कहलाती है। ठीक है, पत्थर को रिलीज कर दो, छोड़ दो, वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो क्या है? फ्री फॉल है। अब पॉइंट ये आता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ अटैक करती है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको कई बार बताई गई है। बताना कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। और सीजीएस में कितनी होती है? सीजीएस में ये होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको नॉर्मली ये वाली वैल्यू ही याद रखनी है 9.8, क्योंकि ये एसआई सिस्टम में है। ठीक है, ये किसमें है? सीजीएस में। ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें नॉर्मली ये वाली नहीं लिखनी होती है, 9.8 वाली लिखनी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? चलिए, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अटैक करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, इट इज द फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। कहां पे अट्रैक्ट करती है भाई? एनी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अटैक करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, और ये बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उस केस में उसका फोर्स कितना हो जाएगा? mg। इसे हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? इसे हम नॉर्मली वेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है? g के बराबर, जो अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक्सेलरेशन इस केस में कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है g के बराबर। और g की वैल्यू क्या होती है? g का नाम बताओ, अभी अभी बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पढ़ाया था अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ, g की वैल्यू कितनी बताई थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपस में रिलेट करके याद रखा करो, स्क्वायर है ये। ठीक है, इस यूनिट का याद रखना, नंबर करते हैं इस पे। अगला पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अमित बाई फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो यहां पर देखो, अमित का कोई फ्रेंड है। चलो इस क्वेश्चन को बना देते हैं पहले, फिर उसके बाद देखो। ये बताओ, अर्थ का शेप इस टाइप से है, ओवल शेप है लगभग। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ये है पोल। एक ही पोल होता है क्या? नहीं, दो पोल होते हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, यहाँ पे भी है पोल। और ये क्या है? इसका क्या नाम था? इक्वेटर। याद रखा करो क्या क्या बताया जा रहा है आपको। ये पोल हो गया और ये इक्वेटर। अच्छा यहाँ पे देखो, ये है रेडियस हमारी कहाँ है? पोल के ऊपर, और यहाँ पे है इक्वेटर पे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है? जो रेडियस है वो पोल पे ज्यादा है या इक्वेटर पे? बोलो,
शेप से पता चल रहा है रेडियस कहाँ पे ज्यादा है, इक्वेटर पे। अच्छा अब एक बात बताओ, हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन लिखा था। स्मॉल जी कितना होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब एक काम करो, इस वाले फॉर्मूले से ये बताओ, इस वाले फॉर्मूले से ये बताइए जी की वैल्यू पोल और इक्वेटर में से कहां पे ज्यादा आएगी। अच्छा ये बताओ, ज्यादा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कम आता है, तो सिंपल सा रेडियस कहां पे ज्यादा, इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे ज्यादा आएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका वेट बताओ कहां पे ज्यादा आएगा। वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का क्या फॉर्मूला होता है, m। हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा हम कर सकते हैं, इधर को ग्रेटर था तो ये इधर को आ गया। तो कहने का मतलब वेट पोल पे ज्यादा होता है और कहां पे कम हो जाता है, इक्वेटर पे कम होता है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ये है अपनी अर्थ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुमसे कहा गया 1 kg सोना लेके आना है भाई, कहां से, पोल से। तुमने यहां से गोल्ड खरीद लिया, अपने फ्रेंड के लिए लेके जा रहे हो, तुम मन में काफी ईमानदार हो, ठीक है फ्रेंड के लिए लेके जा रहे हैं तो अच्छी ही चीजें लेके जाएंगे, पूरा 1 kg सोना परचेस किया। अब एक बात, तुम यहां से यहाँ पे आ रहे हो, तो ये बताओ पोल पे वेट क्या था, ज्यादा था, 1 kg था सोना, यहाँ पे पहुंचते ही क्या हो गया, वो कम हो गया। मतलब वेट पे, मैं मास की बात नहीं कर रहा, वेट की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे सोने का जो वेट है वो 1 न्यूटन है, यहाँ पहुंचेगा तो क्या वो 1 न्यूटन रहेगा, नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अरे जी की वैल्यू कम हो गई, जी की वैल्यू कम हो गई तो जो वेट का फॉर्मूला होता है mg, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वेट कम हो गया। अब इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, यहाँ पे फ्रेंड का नाम क्या है, अमित। अमित ने अपने किसी फ्रेंड के लिए क्या परचेस किया, गोल्ड परचेस किया, ठीक है, और वो कहां पे लेके जा रहा है, उसका फ्रेंड कहां मिलेगा, उसे पोल से परचेस किया गया है और इक्वेटर पे मिलेगा, ठीक है। देखो पोल से परचेस किया गया है और उसका फ्रेंड कहां मिलने वाला है, इक्वेटर पे। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। अमित ने जो गोल्ड परचेस किया है, जितना अमाउंट, मतलब अगर 1 न्यूटन गोल्ड परचेस किया है तो यहाँ क्या, यहाँ पे 1 न्यूटन मिलेगा, क्या वो सेटिस्फाई है, उसे 1 न्यूटन ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कम होगा। अभी अभी बताया मैंने, इफ नॉट, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू के चेंज होने से वेट चेंज हो जाता है। वही ऑब्जेक्ट जिसका मास जहां पे पोल पे लिया गया था, इक्वेटर पे पहुंचने पे उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बाकी ये बताया गया यहाँ पे, बस ठीक है। हमने जो एक्सप्लेन किया था वैल्यू ऑफ जी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, बस इतना याद रखना है आपको, जी की वैल्यू कम होने की वजह से वेट कम हो जाएगा, ये सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रैम्प्ड इनटू ए बॉल। अच्छा एक बात बताओ, एक सीट है, ये एक सीट है, इसी इतनी हाइट से गिराया गया और दूसरे केस में इस सीट को, ये है केस फर्स्ट, ये क्या है, ये सीट है। अब सीट को क्या कर दिया गया है, क्रैम्प्ड। अब सीट को कर दिया गया क्रैम्प, मतलब इसे गोल गोल करके ऐसे बॉल टाइप की शेप दे दो, ये है केस सेकेंड। अच्छा अब एक बात बताओ, इन्हें सेम हाइट से गिराया तो पहले अर्थ के सरफेस पे कौन गिरेगा, ये वाला जो शेप है ये पहले गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। अब पॉइंट ये है, ऑब्जेक्ट तो वही था, ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा एक बात बताओ, यहां पे जो एयर है वो एयर इस सीट को गिरने से रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाएगी। इस वाली केस में एयर जो फोर्स लगा रही है, अपवर्ड फोर्स, इसे नीचे गिरने से रोकने के लिए वो कम लगेगा। आप ऐसे समझो ना, एक बात बताओ, पैराशूट है, पैराशूट ओपन नहीं किया तुमने और नीचे की तरफ गिरोगे तो जल्दी गिर जाओगे, या पैराशूट को ओपन कर लोगे तब जल्दी गिरोगे। पैराशूट बंद होने का मतलब है इस टाइप की शेप, पैराशूट ओपन होने का मतलब है ये वाली शेप। अब एक सिंपल सा मीनिंग है, अगर पैराशूट ओपन है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, उसके अंदर एयर भर गई, तो वो नीचे जब आएगा तो नीचे आएगा तो वो स्लो स्पीड से आएगा, तो इस वाले केस में टाइम ज्यादा लगेगा, इस वाले केस में टाइम कम लगेगा। तो ये तेजी से गिरेगा, ये कम तेजी से गिरेगा, बस ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो आप कह सकते हो जब सीट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो एयर उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाएगी। इस वाले केस में सरफेस एरिया कम है तो इस केस में एयर इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स कम लगाएगी,
ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, पैराशूट से कंपेयर कर सकते हो इसे, ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। ठीक है, पता चल गया, बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में यहां पे बताया ही गया है। आपको पता है जी की वैल्यू मून पे कितनी होती है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है, ये पढ़ा हुआ है हमने। जीएम क्या है, जीएम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट कहां पर, मून पर। और ये कहां पे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं डॉट लगा के छोड़ दो, चलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। ठीक है, चलो भाई लिख दिया हमने। अब पूछा क्या है ये देखना, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। एक मिनट, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, दोनों पे ही पूछ लिया। ठीक है भाई, तो ये बताओ मास कितना दिया हुआ है, मास दिया गया है 10 kg। पहले तो यहां पे देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वेट, वेट पूछा गया है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेट ऑन अर्थ, ये हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे। बताइए वेट कितना है 10, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है भाई 9.8, तो बताना मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 98 न्यूटन। ये कहां पे है, वेट है ये अर्थ पे। अब ये बताओ मून पे निकालना है, वेट ऑन मून कितना होता है भाई, मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, सही है। अब बताओ, ये बताओ हमें पता है मून के ऊपर ग्रेविटी क्या होती है अर्थ के कंपैरिजन में 1/6, तो GE अपॉन 6 ऐसे लिख दिया। अच्छा ये बताओ अभी अभी MGE की वैल्यू कितनी निकाली थी 98, या तो ऐसे लिख लो या वैल्यू पुट करके लिख दो, चॉइस है आपकी। 10 जी की वैल्यू, M की वैल्यू 10, G की वैल्यू 9.8 अपॉन 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ कितना आ गया, ये आ गया 98/6। अब इसे डिवाइड कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये बताओ 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 49/3 लिख दिया ऐसे, 49/3 हो गया। 49 को 3 से डिवाइड करो, अब बताओ कितना आया। 49 को हमने डिवाइड कर लिया डेसिमल से, 3 पॉइंट तक की वैल्यू निकाल लेना। 1 कितना हुआ 1 9 कितनी बार 6 से कितना आया 1 डेसिमल लगाया 0 3 कितना आया 9 फिर दोबारा से 3, तो आंसर क्या आ गया 16.33 न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। चलो भाई बॉल बना लेते हैं, ये एक बॉल है, इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी या जीरो होगी। अब सिंपल सा है, हाथ पे बॉल रख लो, अगर इसे वेलोसिटी नहीं दोगे तो ये ऊपर थोड़ी ना जाएगी, तो इसे वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है ऊपर की तरफ, वह है 49 मीटर पर सेकेंड। और ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो यू मिल गया हमें। अच्छा ये पूछा गया है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, हाइट का मतलब होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। और एक बात बताओ, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो रुकेगी ना, अगर ऊपर हम थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जाके रुकती है, अगर वो रुकती है तो यहाँ पे ये बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैक्सिमम हाइट निकालनी है और टाइम निकालना है। चलो भाई अब एक बात और बताइए, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया जाता है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, उसे -g लिखा जाता है, ये बताया गया था आपको। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कितने, हमारे पास 3 है। कौन कौन से,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फार्मूले हम लिख क्यों रहे हैं, ताकि हम बता सकें, मैं बता सकता हूं आपको कि कौन सा फार्मूला यूज होगा कौन सा नहीं होगा। तो अभी देख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस सिर्फ इन दो फार्मूले में आ रहा है तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। अब ये बताओ, v पता है, हमें पता है, u पता है, a पता है, तो हम सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, सेकंड वाले फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास बाकी के टर्म हमें पता है और सिर्फ s मतलब हाइट निकालनी है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो v बताओ कितना है, v है 0, 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस u कितना है, u है 49, 49 का 49 है, 49 का स्क्वायर, ओके। 2 जी ए की वैल्यू क्या है, a बराबर है नेगेटिव 9.8, ठीक है। s को हम क्या लिख रहे हैं, h लिख रहे हैं, ठीक है। बताओ तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो ये हो गया 49 इंटू 49, ठीक है, इक्वल टू, ये बताओ ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी अपॉन में, तो -2 इंटू 9.8 और ये क्या आ गया h। तो ये बताइए, पॉइंट हटाना है, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया, 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 98, ठीक है, लिख सकते हैं ये क्या है h। चलो आगे सॉल्व करो, 49 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 से 5। अब एक बात बताओ, 5 इंटू 49 को डिवाइड करो 2 से, तो बताओ कितना आ गया, 2 4 5 24.5 इक्वल टू ये क्या है h। अब एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 25, 2 बचे 22, 2 10 और 2 12, तो ये आ गया 122.5 मीटर, ठीक है, ये आ गई हाइट। अब पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा क्या है, टाइम। सेकेंड पार्ट में पूछा गया टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है अगर नीचे से ऊपर जाने में t टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लगता है तो ऊपर से नीचे आने में भी t टाइम लगेगा। तो अगर आप t निकाल देते हो, टाइम निकाल लेते हो, तो उसका डबल करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर को कर लेते हैं, चलो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, टाइम इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये वाला फार्मूला लगाओ। तो बताओ v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है 49 अपॉन a की वैल्यू क्या है 9.8 नेगेटिव। तो बताओ टाइम कितना आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये आ गया 490 अपॉन 98, तो कितना आया 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा ये बताओ टोटल टाइम बताना है, ये तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम है, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो t, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना नीचे से ऊपर जाने में लगता है, तो t, तो दोनों को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। इस टाइप से हम टोटल टाइम इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, इस क्वेश्चन के अंदर v स्क्वायर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया और हमने क्या निकाल दिया, हाइट निकाल दिया। इसके बाद एसिलेशन का फार्मूला यूज किया और हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर टाइम निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर। ये लो, यहाँ से एक स्टोन को रिलीज किया जाता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, g के बराबर, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। हाइट कितनी है इसकी, हाइट जिसका मतलब डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ये है 19.6 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें v फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ फार्मूला क्या होता है भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो बताइए वी स्क्वायर माइनस यू है 0 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी है 9.8, एस कितना है 19.6। चलो भाई सॉल्व करो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98/10। देखो इसे 9.8 को 98/10 भी लिखा जा सकता है, इंटू इसे क्या लिखा जा सकता है 196/10 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये बताओ वी स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 49 इंटू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 49 196 को क्या लिख सकते हो 98 इंटू 2। ठीक है, डबल हो जाएगा, फिर हम डबल की फॉर्म में लिख लेते हैं ना, इसे ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, इसे 98 ही रहने देते हैं 98, और ये क्या लिखा जा सकता है 98 इंटू 2, देखना मल्टीप्लाई करके 196 ही आएगा। तो ये हो गया 10 इंटू 10। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो ये सारा फैक्टर किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 98 इंटू में 98 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो v इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों में से रूट के अंदर से 2 बार, 98 के पेयर में से 98 बार, 10 के पेयर में से 10 बार। ठीक है, तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 16 18 19/10, जिसका मतलब हो गया v हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो v हमारे पास कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इसकी स्पीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15, स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। ये बताओ किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेकिंग जी, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेने के लिए बोला गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एस निकालना है और क्या निकालना है, जस्ट बिफोर द, एक मिनट यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच इज बाय द स्टोन। ठीक है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी टेकिंग इतना। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये बताओ पहले तो यहां पर एक तो h कैलकुलेट करना है। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो एक तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो पहले तो ये बताओ, हमारे पास फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो वी स्क्वायर कितना दिया गया है, v कितना दिया गया है 0, u कितना दिया गया है 40, ये हो गया 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना दिया गया है -10 और s कितना दिया गया है, s को h लिखा गया है। तो ये कितना हो गया -40 इंटू में 40 इक्वल टू -20 h, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कितनी बार कैंसिल 2 बार, तो h कितना आ गया 80 मीटर। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ये स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमने कोई स्टोन ऊपर थ्रो किया तो स्टोन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये बताओ ऊपर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 80 मीटर, फिर नीचे आने के लिए उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना आ गया 80 मीटर। टोटल कितना आ गया बताना, टोटल आ गया 160 मीटर। टोटल कितना आ गया 160 मीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट होता है, ये देखो ये स्टोन है, ये ऊपर थ्रो किया और फिर वापस यहीं पे आ गया। तो इस वाले केस में ये बताओ जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कितना हो गया 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 और डिस्टेंस कितना आ गया 160। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ। ये लो भाई, ये मास ऑफ सन बड़ा है अर्थ से, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये है अर्थ और ये क्या है, ये है सन। चलो भाई, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ दिया गया है, ठीक है ये रहा। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू, बेटा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिलहाल आप इसे R समझ लो। अर्थ का मास कितना दिया गया है, मास ऑफ अर्थ, इसे m1 समझ लेते हैं। कितना दिया गया है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और मास ऑफ सन कितना दिया गया है, मास ऑफ सन दिया गया है 2 × 10⁻30। पूछा क्या है, पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। चलो भाई फोर्स का फार्मूला लगाओ। F = क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। G की वैल्यू बताओ, 6.67 × 10⁻11 इंटू पहला वाला मास 6 × 10⁻24, दूसरे वाला मास 2 × 10⁻30, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। बेटा ये कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, ध्यान से देखना आप इसे। ये बताओ 6.67 इंटू 6 पहले लिख दिया मैंने, 2 ये भी पहले लिख दिया, इंटू ये 10 की पावर को सबको एक साथ ले लो, 10 की पावर 30 और 24 दोनों प्लस किए तो बताओ कितना हुआ, ये हो गया 54 माइनस 11। अच्छा ये बताओ यहाँ पे कितना दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए 1.5 को 1.5 से 2 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना हो गया 225, 225। तो पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डेसिमल प्लेस पर। 10 की पावर 11 का क्या हो गया, 10 की पावर 11 को 10 की पावर 22 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कितना हुआ, ये हो गया F = 6.67 इंटू 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 इंटू 10 की पावर कितना बचा भाई, ये बच गया 3 4 43 और 22 माइनस में नीचे से ऊपर ले आए अपॉन 2.25 लिख सकते हैं ऐसे। चलो आगे सॉल्व करो। F = कितना हो गया 6.67 इंटू 12 अपॉन 2.25 इंटू 10 की पावर, इसे माइनस करो कितना बचा 21। चलिए अब इसे क्या करना है, इसे सिंपल सा डिवाइड करना है, ठीक है। आप इसे डिवाइड कर लेना। 6.67 को हमने डिवाइड किया किससे, 2.25 से, तो बताओ कितना आया। F = ये आ गया 2.9644। एक मिनट, अभी हमने किसको किया है 6.67 को 2.25 से डिवाइड किया है, ये इतना आ गया, इंटू में 12 अभी बचा हुआ है, इंटू 10 की पावर 21। इसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे 12 से, तो बताओ कितना आ गया, ये आ गया F = 35.57, ठीक है, 3 है, राउंड ऑफ कर दिया, 10 की पावर 21। अच्छा इस पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं आगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 3.557 इंटू 10 की पावर, इसे क्या लिख सकते हैं, फिर एक पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया तो 22, ठीक है। और ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर। एक स्टोन को 100 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि शुरुआत में ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। एक मिनट, ये है फर्स्ट स्टोन, ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टोन है। इसी सेम टाइम पर यहां पे हम ले रहे हैं सेकेंड स्टोन, ठीक है। कंडीशन क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 100 मीटर का ये गैप है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। उसी टाइम पर एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी। सेकेंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन द एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। आपको वो पॉइंट और वो टाइम बताना है जब ये स्टोन आपस में मिलेंगे। तो एक बात बताइए, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से चला, दूसरा नीचे से, टाइम स्टार्ट कीजिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो टाइम दोनों के लिए सेम होगा। अरे सिंपल सा है, एक ऊपर से चल रहा है, एक नीचे से चल रहा है। अगर वो एक पॉइंट पे मिलेंगे तो अगर हम 2 स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए, टाइम दोनों का एक साथ स्टार्ट करते हैं और जब ये मिलेंगे तो टाइम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, सेम। तो ये स्टोन के लिए टाइम हम ले रहे हैं t, इस वाले स्टोन के लिए भी टाइम हम ले रहे हैं t, क्योंकि जब ये मिलेंगे तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला स्टोन ऊपर से x डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये बाकी का जो डिस्टेंस रह गया वो कितना रह गया, जो ये वाला दूसरा वाला स्टोन कवर करेगा, क्योंकि हाइट है 100 मीटर, तो 100 मीटर में से x माइनस करेंगे तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, 100 माइनस x। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये पहले वाला ऑब्जेक्ट तो x डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर से नीचे, ये वाला ऑब्जेक्ट सेकेंड वाला स्टोन डिस्टेंस कवर करेगा 100 माइनस x। चलिए अच्छा ये बताओ, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन मोशन है s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, g के बराबर। ये स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस g के बराबर, ठीक है। ये वाले इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले स्टोन के ऊपर अप्लाई कीजिए। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू टी, ठीक है, प्लस 1/2, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया g में, और टाइम कितना हुआ t स्क्वायर। तो बताना कितना हो गया, x स्क्वायर टू हाफ जी टी स्क्वायर। कितना हो गया ये हो गया x स्क्वायर टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये वाला इक्वेशन सेकेंड स्टोन के ऊपर अप्लाई कीजिए। तो बताना इसके लिए इक्वेशन बनाइए, s की जगह हमें क्या लिखना है, ये डिस्टेंस कितना है 100 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू, ये बताओ u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 इंटू टी, टाइम तो दोनों के लिए सेम था, 1/2, एक इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस जी में, तो माइनस जी रख दिया, और टाइम कितना है टी स्क्वायर। तो बताना कितना हो गया, ये हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करो तो कितना हो गया 100
100, ये बताइए x की जगह क्या लिखना है यहाँ पर, हाफ GT स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, इक्वल टू 25t माइनस GT स्क्वायर बाई 2। अच्छा यहाँ पे देखना हाफ GT स्क्वायर और हाफ GT स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए आगे सॉल्व कीजिए, कितना बचा, ये हुआ 100 इक्वल टू 25t, ठीक है 25t। तो बताना t की वैल्यू कितनी आ गई, 100/25 क्या होता है 4 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम का आंसर आ गया हमारा, एक आंसर तो आ गया टाइम 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन मिलेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है ऊपर से कितना डिस्टेंस पे मिलेंगे। ये जो वैल्यू है ये आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो t हमने निकाला है 4 सेकेंड, ये हमें कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो बताना कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार कैंसिल हो गया 4.9। अब एक कम कीजिए, x इक्वल टू 4.9 इंटू 16, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है तो कितना हो गया 4.9 इंटू 16, 4 5 24 5 29 इंटू में 9 4 कितना बचा बताओ, ये हो गया 4 और 9 और 9 कितना हो गया 18, 5 और 1 7 पॉइंट यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 78.4 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये x कहाँ से कहाँ तक था, हाइट से, मैक्सिमम हाइट से ये कितना नीचे आएगा 78.4 मीटर की हाइट पर ये मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है अभी, इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो u, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉल को ऊपर थ्रो करने में वो वापस आ जाती है, कितना टाइम लगता है 6 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, टोटल टाइम ऊपर जाके नीचे आने में, टोटल टाइम क्या होता है t टाइम ऊपर जाने का प्लस t टाइम नीचे आने का, और ये कितना दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। तो बताओ 2t कितना है 6 सेकेंड, तो सिर्फ ऊपर जाने का टाइम कितना आया, ऊपर जाने के लिए टाइम आया 3 सेकेंड। तो ये बताइए जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो टाइम कितना लगा इसे, टाइम लगा 3 सेकेंड का, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है -g, कितना -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। पूछा क्या क्या है वो देखिए, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रो अप, इसके बाद द मैक्सिमम हाइट इट रीच, और इट्स पोजीशन बतानी है 4 सेकेंड पर। चलिए अच्छा अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो हमें हाइट भी निकालनी है, टाइम भी हाइट निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। एक तो फार्मूला हमारे पास ये है, दूसरा फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर देखिए v हमें नहीं पता, u पता है हमें, a पता है और टाइम पता है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो बताना फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। देखिए यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस a किस में कन्वर्ट हो जाएगा -g की वैल्यू -9.8
और t कितना है, टाइम है 3। तो बताइए u कितना आ गया यहाँ पर, u आ गया पॉजिटिव, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 और 27 29, तो ये हो गया 29.4 और स्पीड है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। अगला पॉइंट हमने v निकाल लिया, अब क्या निकालना, हाइट। हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एक तो फार्मूला ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये बताओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये एक फार्मूला है। तो बताइए v कितना निकाला अभी अभी हमने, v दे रखा है 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे v कितना हो गया 0। u कितना निकाला है अभी अभी 29.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो 9.8। ठीक है, s को क्या कहेंगे h, तो बताइए h कितना आ जाएगा, h यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 29.4 इंटू 29.4। हमने क्या किया, ये 2 बार है, 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, अपॉन कितना हो गया ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16.18 19.6। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, बाकी को कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके बताइए हाइट कितनी आएगी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो ठीक है हम जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये बताइए 29.4 इंटू 29.4 कितना हो गया 864.36। ठीक है, इसे कितना है 19.6। अब इसे 19.6 से डिवाइड कर दो, तो इसे 19.6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.1 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई 44.1 मीटर। अब देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, एक तो हमने हाइट निकाल ली, इसके बाद वेलोसिटी भी निकाल ली, पोजीशन बतानी है 4 सेकंड बाद। अब एक बात बताओ, 3 सेकंड तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में ही लगे मैक्सिमम हाइट पर, 4 सेकंड पूरा होने के लिए उसे कितना टाइम लगा, टाइम लगा उसे 1 सेकंड का। 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना नीचे आ जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ताकि हम डिस्टेंस इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकें। तो बताना, ये बताओ अब ऑब्जेक्ट देखो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है, यहां से यहां मैक्सिमम हाइट। टोटल टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 सेकंड, तो 3 तो यहां पे कंजप्शन हो गया, बाकी कितना टाइम बचा उसके पास 1 सेकंड। तो ऊपर से नीचे आते टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है g में, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला बताओ, डिस्टेंस का फार्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो बताना u कितना है 0 और t कितना है 1 प्लस 1/2, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 9.8। टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम है 1, तो कितना हो गया, ये हो गया s इक्वल टू 2 से कितनी बार कैंसिल 4.9 मीटर। तो ये बताइए इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ऊपर से, ये बताइए मैक्सिमम हाइट से 4.9 मीटर नीचे ये हमें मिलेगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक 4.9 मीटर बिलो होगा, मैक्सिमम हाइट से 4.9 मीटर बिलो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर नीचे से पूछा जाए, बॉटम पॉइंट से पूछा जाए तो ये बताओ पूरी हाइट कितनी है, हाइट हमने कितनी निकाली थी, हाइट निकाली है 44.1। इसमें से अगर हम 4.9 माइनस कर देते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉटम से हाइट आ जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें दे नहीं रखा कि कहाँ से हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट से 4.5 मीटर बिलो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट object is 4.9 मीटर बिलो। मैक्सिमम हाइट से ऑब्जेक्ट कितने नीचे होगा, 4.9 मीटर नीचे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। अच्छा ये बताओ, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ये बताओ वेट कहाँ लगता है, वेट जो कि mg होता है वो कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो इसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है बायोंट फोर्स। कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्स। तो बताइए बायोंट फोर्स कहाँ लगता है, बायोंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब उसे लिक्विड में डुबोया जाता है, इमर्ज किया जाता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे आप आंसर लिख सकते हो, बायोंट फोर्स applied in upward direction when a object immerse in liquid। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो बायोंट फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा अपवर्ड लगता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर देखिए, यहां तक हमने लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का ब्लॉक है, ये प्लास्टिक का ब्लॉक है, ये कहाँ आ जाता है, प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये वाटर की सरफेस, ये जो सरफेस है इसके ऊपर आ जाता है। तो ये बताओ इसका वेट कहाँ लग रहा है, वेट लग रहा है डाउनवर्ड। बायोंट फोर्स कहाँ लग रहा है, बायोंट फोर्स कहाँ लग रहा है, बायोंट फोर्स लग रहा है अपवर्ड। ठीक है, बायोंट फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। अच्छा अब देखो इसका आंसर क्या है, ऊपर आने का लॉजिक क्या है, आप सिंपल सा कह सकते हो बायोंट फोर्स applied on object is greater than weight of object। या तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर डेंसिटी के टर्म में एक पॉइंट और लिख सकते हो। डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो प्लास्टिक का ब्लॉक है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये जो ब्लॉक लिया गया है वो हमेशा, वो क्या है यहाँ पे छोटी है, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर प्लास्टिक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ये पानी के ऊपर तैरेगी। डेंसिटी के टर्म में ऐसे लिख सकते हो, बायोंट फोर्स और वेट के टर्म में इस टाइप से लिख सकते हो। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक स्टेप लिख दो, वो दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों सही हैं आपके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। ये बताओ मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 50 ग्राम। न्यूमेरिकल करने का रूल क्या होता है, पहले
पहला पॉइंट ये है कि सबको ऐसा ही सिस्टम में रखेंगे। तो ये हो गया 50 ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं, 10 की पावर -3 केजी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब एक काम करो, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे वैसे तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी दी गई है, वाटर की डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो वाटर की डेंसिटी किस में दी गई है, सीजीएस सिस्टम में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर मैं इसे केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, देखो आपसे पूछा गया है कि ये ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये आपको बताना है। अब सिंपल सा है, वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको निकालनी है। यहाँ ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट दे रखा है, तो सिंपल सा है हम इसे सीजीएस में ही रखते हैं और इसे एसआई में नहीं कन्वर्ट करते हैं। अगर एसआई में करते हो तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ये बताओ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, बताना एक बार। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखना सॉल्व करना कितना है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो और वाटर की वो मतलब ऑब्जेक्ट की कम हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, so ऑब्जेक्ट सिंक इनटू द लिक्विड, सिंक डूब जाएगा, सिंक इन टू लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे डूब जाएगा, सिंक कहाँ हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। फ्लोट करने की कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होनी चाहिए, लिक्विड की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती, कम होती और लिक्विड की ज़्यादा होती तो ये फ्लोट करता, ठीक है। आगे देखिए आप, क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दे रखे हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है 500 ग्राम, ठीक है। इसके बाद सील पैकेट इज, एक मिनट, ये तो मास है, ठीक है। मास यहां पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 350, कैसे पता चला, यूनिट चेक कीजिए, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। अब ये करो, डेंसिटी निकालो ऑब्जेक्ट की, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखना हमें इसे ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सीजीएस से काम चल जाएगा। डेंसिटी दे रखी है सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, तो हम सीजीएस में ही रखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना निकाला है, मास दे रखा है 500 ग्राम, डेंसिटी वॉल्यूम कितना है 350, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, कितना हो गया,
ये हो गया 10/7, ठीक है। 10 को 7 से डिवाइड करो, अब बताओ कितना आया। 10 को डेसिमल प्लेस से 3 पॉइंट तक की वैल्यू निकाल लो। 1 बार कितना बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 28 2 2 6 0, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इतनी आ गई डेंसिटी, ठीक है। अब एक बात बताइए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा आ रही है, वाटर की कम आ रही है। व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। पहले तो ये बताओ, ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। यहां पे देखो, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वाटर, ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो पहला पॉइंट, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी अभी रीजन लिखा था, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर। सो ऑब्जेक्ट इज सिंक, सो ऑब्जेक्ट इज सिंक इन लिक्विड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिंक हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। इसके बाद बताओ कितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, बेटा एक बात बताओ, डेंसिटी के टर्म में निकालो। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम। अब एक पॉइंट बताइए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही तो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकाला था अभी थोड़ी देर पहले आपने, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर देखिए मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। चलिए करो, इसे कैसे करोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ, अभी निकाला था, दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, बताइए कितना आ गया। तो आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया 350 ग्राम। तो बताइए कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस हुआ है 350 ग्राम। इस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे। दोबारा से सुन लो एक बार, मास ऑफ वाटर निकालना है कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो मास ऑफ वाटर के लिए फार्मूला क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है। अरे जिस शेप का ऑब्जेक्ट डुबोगे तो वो उतना ही तो वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस करेगा जो उसका वॉल्यूम होगा। तो हमने रिप्लेस कर दिया,
सॉल्व कर दिया इसमें और ये कितना आ गया 350 ग्राम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिए। ओके ठीक है, ये कंप्लीट है। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.